उस वक्त गालिबन 5:30 या 5:45 बजे थे जब मुहाफिजों की एक बहुत बड़ी लॉन्च हमारे पास से गुजरी। उस लॉन्च को भी दूर से देख लिया गया था और हम सब सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। गो ये तैयारी कोई खास हैसियत नहीं रखती थी। हथियार वगैरह तो हमारे पास नहीं थे, अलबत्ता बस किसी खास वाक़े पर समंदर में कूदने के लिए हमने तैयारियां कर ली थीं। लॉन्च के अर्शे पर खड़े हुए चंद मुहाफिज अफसरान ने दूरबीन से हमारी कश्ती का जायजा लिया और ये अंदाजा लगा लिया कि ये कश्ती ग्रेवाइल्स के दरमियान राब्ते की कश्ती है। चुनाचे उन्होंने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हमने उनके पीछे दूसरे मुहाफिजों को मशीन गन ने संभाले हुए देखा था। दफतन ओडे ने शराब की एक खाली बोतल हाथ में उठाई और उसे मुंह से लगा लिया। वो नशे में होने की अदाकारी कर रहा था। बाकी लोगों को भी उसने हिदायत कर दी थी कि खास तौर से जहाज की तरफ मुतवज्जे न हो और अपने अपने मशागिल में मसरूफ रहें। चुनाचे सभी कुछ न कुछ करने लगे। मैगन और फ्रैंक लॉन्च का तख्ता बजा बजा कर बेसुरी आवाज में गाने में मसरूफ थे। हमारी इन हरकत ने मुहाफिजों को शुबे का मौका नहीं दिया था और लॉन्च की रफ्तार तेज हो गई थी। लॉन्च हमारे इतने करीब से गुजरी थी कि उसकी रफ्तार की वजह से पानी के छींटे हम पर पड़े थे। ओडे ने स्पेनिश जबान में गालियां बकीं और वो लोग हंसते हुए वहां से गुजर गए। लॉन्च जब निगाहों से ओझल हो गई तो ओडे ने झल्लाए हुए अंदाज में शराब की खाली बोतल समंदर में फेंक दी और बोला, लानत है, कम से कम ऐसी लॉन्चों पर असलहा तो होना चाहिए। ए चरण सिंह, क्या तुम असलहे का इंतजाम कर सकते हो? चरण सिंह बोला, वो साहब जी, लॉन्च पर असलहा नहीं रखा जा सकता, इस सिलसिले में खुसूसी ममानियत है। ओडे बोला, खुसूसी अहकाम की खिलाफ वर्जी भी तो की जा सकती है। चरण सिंह ने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा, हाँ जी, जैसे असलहा खाने का इंचार्ज मैं ही तो था। ओडे खूनी निगाहों से उसे घूरने लगा। लॉन्च हमारी निगाहों से ओझल हो गई, लेकिन उस वक्त मैं सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका। जब मैंने उसी लॉन्च को वापस आते हुए देखा, मेरी छठी हिस्स खतरे की खबर देने लगी। लॉन्च गैर मामूली रफ्तार से हमारी समत बढ़ रही थी। ओडे भी उठकर उसे देखने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, मिस्टर खान, यूं मालूम होता है जैसे उन्हें हम पर शक हो गया है, लेकिन हम उनका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकते। हम निहत्ते हैं, क्या इरादा है? मैगन ने कहा, हम दोबारा गिरफ्तार होना पसंद नहीं करेंगे। लॉरेंस ने जज्बाती लहजे में कहा, हाँ, हम दोबारा इनके हाथ नहीं लगेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हम इन्हें भी मारेंगे और खुद भी मर जाएंगे। ओडे ने कहा, तो फिर ठीक है, होशियार रहो। और एक बार फिर वो अतराफ में खाली बोतल तलाश करने लगा। बोतल तो उसे नहीं मिली थी, अलबत्ता वो इंजन के साथ वाले ऊपरी हिस्से पर इस तरह बैठ गया जैसे शराब में गर्क हो गया हो। कश्ती लहरों पर डोलने से वो यूं लड़खड़ा रहा था जैसे तवाजुन कायम रखना उसके बस की बात नहीं। मैगन ने अपने घुटनों पर एक खाली डिब्बा रख कर बजाना शुरू कर दिया था और लॉरेंस और फ्रैंक गाने में मसरूफ हो गए थे। चंद लम्हात के बाद लॉन्च कश्ती के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और फिर उसका इंजन बंद हो गया। एक स्पेनिश अफसर और उसके साथ चंद सिपाही कूद कर कश्ती में आ गए। सिपाहियों ने मशीन गनों का रुख हम लोगों की तरफ किया हुआ था। स्पेनिश ऑफिसर ने चरण सिंह को मुखातिब करके कहा, तुम्हारी कश्ती का रुख किस तरफ है? कहाँ जा रहे हो तुम सब? चरण सिंह किसी कदर खौफजदा लहजे में अपनी मखसूस अंग्रेजी में बोला, वो साहब जी, हम ग्रेवाइल 4 और 3 के दरमियान सफर करते हैं, सामान उतार कर आ रहे हैं। ऑफिसर बोला, तुम्हारे पास आमदोरफ्त का इजाजतनामा मौजूद है? चरण सिंह ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, और अपनी जेब टटोलने के बाद एक कागज निकाल कर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। ऑफिसर ने इजाजतनामा देखा और दफतन चौंक पड़ा। बोला, लेकिन तुम अपनी लाइन पर नहीं हो। तुम्हारे पास जो इजाजतनामा है वो कई दिन पहले का है और इस वक्त तुम्हें किसी स्टेशन पर होना चाहिए था। ओडे ने नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, स्टेशन? रेलवे स्टेशन? फिर इस तरह उठकर खड़ा हुआ जैसे उसके पैरों में खड़े होने की सकत न हो। वो लॉन्च के हिलने से लड़खड़ाया और दूसरे ही लम्हे एक मुहाफिज पर जा पड़ा जिसके हाथों में सब मशीन गन दबी हुई थी। ओडे शायद अंदाजा लगा चुका था कि सूरत हाल मुनासिब नहीं है या फिर ये उसकी जल्दबाजी थी। मशीन गन कब्जे में करते ही उसने दफतन फायरिंग शुरू कर दी। एन उसी वक्त मैगन ने अपनी जगह से छलांग लगाई और टांगों की लपेट में उसने एक और मुहाफिज को ले लिया। जो ही मुहाफिज गिरा, मैगन ने उसके सीने पर सवार होकर उसकी मशीन गन भी छीन ली और उसके बाद जो मुहाफिज लॉन्च पर बैठे थे वो बच न सके और चीखें मार मार कर पानी में गिर पड़े। दोनों ऑफिसर भी काम आ गए थे, लेकिन उसी लम्हे लॉन्च पर मौजूद दूसरे लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लॉन्च पर शायद ज्यादा अफराद नहीं थे और वो सही सूरत हाल का अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे, इसलिए कोई मौसर कार्रवाई न कर सके। उधर हम सब जो ओडे की जल्दबाजी का शिकार हो गए थे अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ थे। हमने मुहाफिजों ही की मशीन गन्नों से लॉन्च पर मौजूद लोगों को भून दिया। लॉन्च पर खामोशी छा गई थी, लेकिन ओडे अब तक हर उस जगह को निशाना बना रहा था जिसके पीछे किसी के छुपे होने का शुबा हो सकता था।
उसकी ये कोशिश नाकाम न रही और कई चीखें उसके बाद भी सुनाई दी थीं। बिलाशुबा ओडे को इंसान नुमा दरिंदा कहा जा सकता था, वरना बाकी लोग उतने सफाक न थे। वो सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में उनका साथ दे रहे थे। चरण सिंह का चेहरा भी संजीदा था, लेकिन ओडे उन तमाम बातों से बेनियाज मालूम हो रहा था। सब मशीन गन हाथ में संभाले हुए उसने कश्ती से लॉन्च पर छलांग लगा दी और बड़ी एहतियात से आगे बढ़ता हुआ एक एक कोने खुदरे का जायजा लेने लगा। चंद लम्हात के बाद वो हमारी निगाहों से ओझल हो गया। हम सब परेशान निगाहों से लॉन्च को देख रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक अजीब सी बू फजा में फैल गई। फिर चंद लम्हात के बाद ओडे एक समत से नमूदार हुआ। उसके हाथों में एक कार्टन था जिस पर शराब का मोनोग्राम नजर आ रहा था। कार्टन उसने फ्रैंक को थमाया और फिर सब मशीन गन संभाल कर कश्ती पर आ गया। दोस्तों, उसने इस तरह कहा जैसे कोई बहुत ही अहम काम अंजाम देकर आया हो। चरण सिंह ने बादबान खुले होने के बावजूद लॉन्च का इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन रुख उसी जानिब रखा था जिधर हवाएं कश्ती को खींच कर ले जा रही थीं। ओडे एक बुलंद जगह खड़ा हो गया। जब कश्ती लॉन्च से तकरीबन 30-35 गज दूर निकल आई तो ओडे ने दफतन लॉन्च की तरफ सब मशीन गन का रुख करके फायरिंग शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए हम सब चौंक पड़े थे, लेकिन फिर ओडे की फायरिंग का मकसद समझ में आ गया। लॉन्च से दफतन शोले बुलंद होने लगे और थोड़ी ही देर के बाद पूरी लॉन्च ने आग पकड़ ली। ओडे ने लॉन्च पर कहीं से पेट्रोल दरियाफ्त कर लिया था और पूरी लॉन्च को पेट्रोल में भिगो दिया था। हमारी कश्ती में भी इंसानी लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन लॉन्च का इस तरह तबाह होना हम लोगों के लिए खासा तकलीफदेह था। ओडे ने कहकहा लगाते हुए कहा, वाह, समंदर में एक मशल रोशन है और रात की तारीकियां इस रोशनी को जिला बख्श रही हैं। लॉरेंस बेइख्तियार बोल उठा, और ये रोशनी अगर किसी परवाज करते हुए जहाज ने देख ली तो यकीनन वो हमारे इस कारनामे की दाद देने जरूर आएगा। ओडे ने उसके लहजे के तंज को महसूस न किया था। उसने लॉरेंस के शाने पर हाथ मार कर कहकहा लगाते हुए कहा, वाकई वाकई। और थोड़ी देर के बाद एक और शोला आसमान से जमीन की जानिब लपकता हुआ नजर आएगा। जमीन से मेरी मुराद समंदर है, क्योंकि अब हमारे पास सब मशीन गन्ने हैं। गोता मारने वाले हवाई जहाज को हम बआसानी निशाना बना सकते हैं। भाई वाह, इसे कहते हैं इमदाद गैबी। देखो ये शराब का कार्टन जिसका इंतजाम इस बेवकूफ एशियाई ने नहीं किया था, क्योंकि ये शराब की अफादियत से नावाकिफ है, और ये हथियार। भाई चरण सिंह, सच्ची बात तो ये है कि तुम एक कामयाब मफरूर नहीं हो और अपनी नाकिस मंसूबाबंदी के तहत तुम जरूर कभी न कभी किसी चक्कर में फंस सकते हो। चरण सिंह ने बुरा सा मुंह बनाकर ओडे की तरफ देखा और ओडे फ्रैंक से बोला, मेरे यार, जरा ये कार्टन तो खोलो, देखो तो सही, बोतलों के अंदर जिंदगी जगमगा रही है। समंदर के सीने पर रवा दवा जिंदगी और सामने जलती हुई मशल देखो। लॉन्च गर्क हो रही है। मैंने वाकई अपनी जिंदगी का बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। इस लॉन्च को अगर समंदर के सीने पर बेजारो मददगार छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अरे तुमने सुना नहीं फ्रैंक, अजीब इंसान हो, कार्टन खोलो। फिर उसने कार्टन में से एक बोतल निकाल कर ओडे को थमा दी। ओडे बोला, सिख वाय, कमबख्त मुहाफिज अफसरान इस शराब को पीते थे और मेरी तश्नगी बढ़ाते थे। सुना है बहुत उम्दा है। उसने सब मशीन बगल में दबाकर बोतल का कॉक उड़ाया और बोतल मुंह से लगा ली। फिर बोतल से चंद घूंट लेने के बाद बोला, चंद लम्हात कबल मुझे अदाकारी करना पड़ रही थी, लेकिन देखो ख्वाब हकीकत कैसे बनता है। चंद घूंट और मैदे में उतारने के बाद उसने बोतल का कॉर्क लगाया और फिर अपने साथियों की तरफ रुख करके बोला, इसमें से एक कतरा भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कार्टन मौजूद है, एहतियात के साथ अपना अपना हिस्सा ले लो और ऐश करो, मगर ठहरो, ये कमबख्त मुहाफिज पड़े पड़े हमें मुंह चढ़ा रहे हैं। अरे फेंको इन्हें उठाकर समंदर में। हमारी कश्ती में इनका वजन बेजाबार महसूस हो रहा है। उसने बोतल को जेब में रखा और नजदीक पड़े हुए मुहाफिज अफसर की लाश दोनों हाथों में उठाकर समंदर में फेंक दी। दफतन सब ही चौंक पड़े। जो लाशें कश्ती पर पड़ी हुई थी उन्हें फेंक देना जरूरी था। चुनाचे ये नाखुशगवार फरीजा मैंने भी अंजाम दिया। कुछ अजीब सी जहनी कैफियत हो गई थी। ये हकीकत थी कि मल्लाहों को जिंदा नहीं रखा जा सकता था। ये भी हकीकत थी कि लॉन्च से कश्ती पर आ जाने वाले अफसर हमारे लिए मुसीबत बन सकते थे, लेकिन इंसानों का इस तरह बेदरीग कत्लेआम दिल को नहीं भाया था। ओडे बदस्तूर मस्तियों में मसरूफ था। शराब जूं जूं उसके मैदे में उतरती जा रही थी, उसकी तरंग बढ़ती जा रही थी। चरण सिंह ने मुझसे कहा, खान जी, मेरा ख्याल है कि इस कश्ती पर से खून के धब्बे साफ करवा दो। हमारा जहन उस वक्त तक खराब रहेगा जब तक कश्ती पर खून पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने मैगन से इस सिलसिले में बात की तो वो तैयार हो गया। चुनाचे चंद कपड़े फाड़ फाड़ कर उन्हें समंदर के पानी में भिगोया गया और खून साफ किया जाने लगा। ओडे अब इंजन के सामने वाली उभरी हुई जगह पर बैठकर शराब के छोटे छोटे घूंट लेने लगा।
सब मशीन गन उसने अपनी गोद में रख ली थी और अपने आप को संभालने के साथ साथ वो कहे भी लगाता जा रहा था। अब वो बहुत खुश मालूम होता था। कश्ती की सफाई में खासा वक्त लग गया। किसी और ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन ओडे ने अब शराब की दूसरी बोतल निकाल ली थी। इस काम से फारिग होने के बाद मैं चरण सिंह के पास आ खड़ा हुआ। चरण सिंह ने पंजाबी जबान में कहा, इन अफसरों को मुतमईन किया जा सकता था। मैंने उसे ठंडा करने के लिए कहा, चरण सिंह हाँ, लेकिन फिलहाल हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। चरण सिंह बदस्तूर सरगोशी के अंदाज में बोला, इतना पागलपन अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, खुद को कंट्रोल में रखो चरण सिंह, इस वक्त ये शख्स हमारा रहनुमा है। चरण सिंह खामोश हो गया। लॉरेंस शराब की एक बोतल लिए मेरे नजदीक पहुंच गया था। बोला, अगर तुम लोग भी सिर्फ चंद घूंट अपना जहनी तवाजुन दुरुस्त करने के लिए पी लो तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं पीता नहीं हूँ। अलबत्ता चरण सिंह ने लॉरेंस के हाथ से बोतल ले ली। उसने कहा, माफ करना खान, सिर्फ चंद घूंट। मैंने गर्दन हिला दी। चरण सिंह ने बोतल से चंद घूंट लेकर बोतल अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख ली। रात पूरी तरह नमूदार हो चुकी थी और समंदर ताहद निगाह तारीख हो गया था। ओडे शराब के नशे में मदहोश वहीं दराज हो गया। सब मशीन गन उसके पास रखी हुई थी। मैंने उसे हिला जुला कर देखा, लेकिन वो होशो हवास से बेगाना हो चुका था। फ्रैंक ने खाने पीने की कुछ चीजें निकाली और उन्हें दूसरे लोगों में तकसीम करने लगा। उसने ओडे की हालत देखते हुए उसकी तरफ जाना मुनासिब न समझा। बिस्किट चबाते हुए मैंने चरण सिंह से कहा, दोस्त, हमारी मंजिल कौन सी है? वो बोला, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके मुताबिक हमें ग्रेवाइल्स के एक जेली स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। ये जेली स्टेशन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 16 घंटे की मुसाफत पर है। हम जिन रास्तों पर सफर करते रहे हैं वो ग्रेवाइल 4 और 3 के दरमियानी रास्ते नहीं है। लॉन्च वालों का कहना दुरुस्त था कि अगर हम ग्रेवाइल 4 और 3 के दरमियान राब्ते का जरिया हैं तो फिर हमने ये नया रुख क्यों इख्तियार किया। लेकिन हमें तो बतौर इस जेली स्टेशन तक आना था। यहाँ से इस कमबख्त ओडे ने कुछ और इंतजामात किए हैं। मैं नहीं जानता कि यहाँ हमारे मददगार कौन हैं और हमारे यहाँ से निकलने के क्या जराए हैं। अलबत्ता ये बात प्रोग्राम में शामिल थी। मैंने कहा, गोया ये सब कुछ इसी ओडे के हाथ में है। बोला, हाँ, मिस्टर लॉरेंस ने मुझे यही बताया था कि ओडे इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करेगा। मैंने कहा, ओहो, गोया उसने तमाम मंसूबा अपने जहन में ही रखा हुआ है और दूसरों को उससे आगाह नहीं किया। चरण सिंह बोला, हाँ, यही बात है। इस चालाक आदमी ने हम सबको अपना आलाकार बनाकर रखा हुआ है और सिर्फ उसे ही पता है कि मामलात की नौयत किस मरहले पर क्या होगी। अब जैसे मेरा राब्ता मिस्टर लॉरेंस से था और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं लॉन्च लेकर उस जेली स्टेशन तक सबको पहुंचा दूं। मैंने कहा, तब तो इस कमबख्त की हिफाजत करते रहना भी जरूरी है। चरण सिंह ने नफरत भरे अंदाज में कहा, निहायत ही खौफनाक इंसान है, बिल्कुल जानवरों की सी फितरत रखता है। मैंने कहा, चरण सिंह, तुमसे मेरा अब खुसूसी ताल्लुक है और इस ताल्लुक की बुनियाद सिर्फ यही नहीं है कि तुम भी एशियाई हो, बल्कि तुम्हारा हम नस्ल एक और शख्स मेरा इतना प्यारा दोस्त था कि मुझे उसकी कौम से ही उल्फत हो गई है। चरण सिंह ने कोई जवाब न दिया, न उसने मुझसे उस दोस्त के बारे में पूछा था। वो खामोशी से सामने निगाहें जमाए अपनी जगह मुस्तैद रहा। जेली स्टेशन के बारे में मैंने उससे मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि वो एक बार उस जगह जा चुका है। बोला, वहाँ बाकायदा स्पेनिश मुहाफिजों की छावनी है और वहीं से ग्रेवाइल्स के तमाम स्टेशनों को कंट्रोल किया जाता है। इस सिलसिले में यूं समझ लो कि वो ग्रेवाइल्स का हेडक्वार्टर है। मैंने पूछा, क्या वहाँ कोई कैद खाना भी है? बोला, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। जिस दिन मैं लॉन्च लेकर वहाँ गया था शदीद बारिश हो रही थी। मैंने सुना है कि उस इलाके में तकरीबन मुसलसल ही बारिश होती रहती है। एक मखसूस जगह मैंने एक रात कयाम किया था और दूसरी सुबह वहां से चल पड़ा था। चरण सिंह की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। अलबत्ता मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि ओडे से इस बारे में जरूर मालूमात हासिल करूंगा। अगर ये सफर मामूल के मुताबिक तय होता रहा तो 16 घंटे के बाद हमारे इस मामूल में तब्दीली पैदा होगी। रात के आखिरी हिस्से में फ्रैंक और लॉरेंस ने लॉन्च के मामलात संभाल लिए थे। मैंने सोचा कि मैं भी कमर सीधी कर लूं, चुनाचे मैं सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। सुबह तक किसी ने मुझे नहीं जगाया था। जब सुबह की रोशनी फूटी तो मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। आसमान पर परिंदों की कतारें सफर कर रही थीं। उन्हें देखकर मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि सभी लोग इन परिंदों को देख रहे हैं। ओडे उस वक्त होश में था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अब हमें समंदर का सफर तर्क कर देना होगा मिस्टर खान। उड़ते परिंदों की ये डारें हमें बता रही हैं कि हम जमीन के करीब ही मौजूद हैं। मैंने पूछा, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं मिस्टर ओडे? बोला, नहीं, अभी कहाँ, वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी। ओडे उस वक्त अपनी फितरत के खिलाफ कुछ इंसान नजर आ रहा था। मैंने कहा, मिस्टर ओडे, ये आपने कैसे कहा कि हम समंदरी सफर तर्क कर देंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या समंदर ही में जिंदगी गुजार दोगे? मैंने कहा, नहीं,
मैं ये मालूम करना चाहता था कि जिस जगह हम लोग पहुंच चुके हैं क्या वो उतना ही इत्मीनान बख्श है कि वहां अपने पांव बआसानी जमा सकेंगे। वो बोला, वहां मेरे 4 आदमी मौजूद हैं और उनमें से एक ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी पोजीशन संभाली हुई है और मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, क्या आपको उसके बारे में कोई ताज़ा तरीन इत्तला मौसूल हुई है मिस्टर ओडे? ओडे का ये एतमाद मेरे लिए बड़ा ताजुब खेज था। मेरे सवाल पर ओडे मुस्कुरा दिया। बोला, टेलीपैथी के बारे में क्या जानते हो खान? मैंने कहा, टेलीपैथी का यहाँ क्या जिक्र है? बोला, मैं टेलीपैथ हूँ और मेरा जहनी राब्ता उस शख्स से कायम है, इसीलिए मैं मुतमईन हूँ। मैंने कहा, खूब, तुम्हारे जहन ने उससे यहाँ के माहौल के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। ओडे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उस शख्स की बकवास से कतई मुतमईन नहीं था। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार ये जंगली इंसान किसी भी वक्त मुसीबत में फंसा सकता था। लेकिन मैंने भी सोच लिया था जब तक सूरत हाल काबू में है उसके साथ चलता रहूंगा। जहां देखूंगा कि वो हिमाकत कर रहा है रास्ता बदल लूंगा। ये ख्याल खुद गर्जी का हामिल नहीं था, बस ओडे की खुद सरी गिरा गुजरती थी। वो खुद को सबका निजात दहिंदा समझ रहा था। अगर उसे किसी सिलसिले में समझाने की कोशिश की जाती तो किसी नाखुशगवार वाक्य के अलावा और कुछ हासिल ना होता। इतने में वो बोला, किस सोच में डूब गए खान? मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, कोई खास बात नहीं मिस्टर ओडे, बस यही सोच रहा था कि देखिए यहाँ से कब निकलना होता है। ओडे ने कहा, हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ यकीनन, और उठकर कश्ती के एक गोशे में पहुंच गया। मेरी निगाहें समंदर की लहरों पर जमी हुई थीं और फिर मैं ख्याल के तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर न जाने कहां से कहां पहुंच गया। बहुत से लोग याद आए। आखिरी शक्ल सदफुल ऐश की थी। न जाने उसके तसव्वुर ने जलते हुए जहन को क्यों सुकून सा बख्शा। सदफ बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मेरी जिंदगी से अब ये सारे एहसासात निकल चुके थे। भला इस जिंदगी में हुस्न इश्क का कोई तसव्वुर हो सकता था? मैगन ने अकब से आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने संभल कर कहा, कहिए मिस्टर मैगन। मैगन बड़ी अपनायत से बोला, नाश्ता नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हाँ जरूर। उसने मुझे आमादा देखकर कहा, मैं ले आया हूँ, और नाश्ते का सामान मेरे सामने रख दिया। मैंने शुक्रिया अदा करके वो सामान कबूल कर लिया। पानी में भीगी हुई खुश्क डबल रोटी चबाते हुए मैगन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। ओडे से तुम्हारी गुफ्तगू सुन चुका हूँ, लेकिन मेरा मशवरा है पुरसुकून रहो। मैं मैगन की तरफ देख कर रह गया था। उसके अल्फाज पर कोई तबसरा गैर मुनासिब था। दिन के 11 बजे का वक्त था, लेकिन माहौल पर गहरी धुंध छाई हुई थी। स्याह बादलों से आसमान ढका हुआ था। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई। ओडे बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। उस शख्स ने अगर ग्रेवाइल से निकलने में मेरी मदद न की होती तो शायद मैं झुंझुलाकर उसे कत्ल ही कर देता। उसने फरार के लिए जाल फैलाया था, लेकिन कमबख्त किसी को कोई सही बात नहीं बताता था। मेरी तरह दूसरे लोग भी तजब्जुब का शिकार थे। फिर ओडे ने चरण सिंह को मुखातिब किया, जजीरे की पहली इमारत नजर आए तो कश्ती का रुख शुमाल की तरफ कर देना। शुमाली साहिल सुनसान रहता है, ख्याल रखना। चरण सिंह बोला, बादलों की इस धुंध में इमारत का नजर आना मुमकिन नहीं है मिस्टर ओडे। वो बोला, अगर मुझे इस इलाके की जोग्राफियाई पोजीशन न मालूम होती तो मैं तुमसे कहता कि एक दिन समंदर में और गुजारो और रात होने का इंतजार करो, लेकिन ये धुंध ही तो हमारी मददगार है। तुम चलते रहो, इमारत के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। चरण सिंह ने फिर कोई बात न की। सभी धुंध में झांक रहे थे। बड़ी सनसनी सी फैली हुई थी। काफी देर गुजर गई। बारिश मुसलसल हो रही थी और कश्ती में पानी जमा होता जा रहा था। दफतन ओडे ने कहा, बस रुख बदल दो, और चरण सिंह ने उसके हिदायत पर अमल किया। सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन ओडे वाकई जबरदस्त हिस्सियात का मालिक था। धुंध के बावजूद उसने साहिल देख लिया था। कश्ती अब साहिल के साथ साथ चल रही थी। ओडे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और चरण सिंह को हिदायत देता जा रहा था। फिर उसने कहा, बस कश्ती रोक दो। सुनसान साहिल निगाहों से दूर नहीं था। काफी फासले पर धुंध में लिपटी इमारतें नजर आ रही थीं, लेकिन अतराफ में कोई इंसानी वजूद नजर नहीं आ रहा था। ओडे ने मजीद हिदायत दी, ये सब मशीन गन्ने बारिश से बचा कर रखो, मुमकिन है हमें इनकी जरूरत पड़ जाए। जिसके हाथ जो कुछ लगा उससे मशीन गन्ने छुपा ली गईं, लेकिन मैंने पिस्तौल पर कनात की थी जिसे मैं आसानी से छुपा सकता था। चरण सिंह ने अलबत्ता एक जहानत का काम किया था। कश्ती से उतरने वाला वो आखिरी आदमी था। उसने बादबानों का रुख तब्दील करके कश्ती को समंदर में छोड़ दिया। ओडे ने उसकी इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, हाँ ये जरूरी था। खाली कश्ती उनकी नजरों में आ जाएगी, लेकिन फौरन नहीं, और फिर वो इस जगह का अंदाजा भी आसानी से नहीं लगा सकेंगे जहां कश्ती रुकी थी। आओ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा, और हम सब उसके साथ चल पड़े। लॉरेंस ने कहा, मिस्टर ओडे, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि हम सब मुंतशिर होकर आगे बढ़ें, ताकि अगर कोई गैर मुतवक्के वाकया पेश आ जाए तो सब एक साथ न फंसें। ओडे ने सख्ती से कहा, नहीं, तुम सबका मेरी निगाहों में रहना जरूरी है।
बढ़ते रहो। बारिश की शिद्दत भी हमारे लिए साजगार है।